जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेट मैथ साइंस का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कॉन्सेप्ट और PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी लास्ट वीडियो में हम लोग साउंड चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें 50% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बचे हुए जो 1-2 कॉन्सेप्ट थे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ, जिस पे आज हम लोग करने वाले हैं। और ये रहे कुछ PYQ हैं, इन्हें आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहे कुछ हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उस पे मैंने ऑलरेडी सिखा रखे हैं। ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज मैं पूरा डिटेल में कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे ही हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आ जाइए, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ये साउंड की सॉफ्टनेस और हार्डनेस की बात हमने कर रखी थी पिछली वीडियो में। एक बार थोड़ा सा पॉइंट रह रहे थे, उनको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्टनेस हो गया, साउंड की सॉफ्टनेस या लाउडनेस, हिंदी में इसको बोलते हैं साउंड की प्रबलता या तीक्ष्णता। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं साउंड वेव के एम्पलीट्यूड, मतलब कि आयाम पे। अब क्या होता है, कल मैंने वेव बनाया था लास्ट वीडियो में। ये इस तरह से वेव चलती हैं, ठीक है ना, हमारी इस तरह से वेव चलती है। एम्पलीट्यूड क्या था इसके बारे में भी मैंने बात किया हुआ था। ये जो मीन पॉइंट से ये जो मैक्सिमम हाइट होती है पीक पॉइंट की, इसे ही हम लोग क्या बोले थे, एम्पलीट्यूड बोले थे। ठीक है ना। तो साउंड की प्रबलता या फिर उसकी लाउडनेस किससे डिसाइड होती है, एम्पलीट्यूड से। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक चीज आती है पिच, जिसको हिंदी में तारत्व बोलते हैं। ये जो है तारत्व, ये डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है तारत्व, फ्रीक्वेंसी पे। इसका ये मतलब होता है कि जैसे अगर कोई ये हमारे पास वेव है, ये कितना सघन है, कितने पास पास ये वेव बन रही है, ये इसके तारत्व को डिसाइड करती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि जैसे देखिए, अब दो चीज आपको याद रखना है कि जब हमें लाउडनेस या सॉफ्टनेस की बात करी जाएगी तो वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, मतलब कि आयाम पे। वहीं अगर पिच की बात की जाएगी, तारत्व की बात की जाएगी, तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए, इसकी यूनिट क्या होती है, साउंड की यूनिट, और कहीं कहीं पे आपको लाउडनेस की यूनिट दिया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होता है, इसे डीबी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्या होती है यूनिट, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये होती है डेसिबल। ठीक है ना। अब होता है नॉइस, शोर किसे कहा जाता है। नॉइस क्या होता है, जनरली एक डेटा रिकॉर्ड करके रखा जाता है, मींस कि 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ज्यादा अगर ध्वनि है, साउंड है, तो उससे कंडीशन को हम लोग नॉइस कहते हैं। ठीक है ना, ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में है टॉपिक। ठीक है, तो यहां से हमारा पिच और लाउडनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आगे आ जाइए, 1-2 पॉइंट और छूटे हुए थे, उनको हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, साउंड की स्पीड से। देखिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के पेपर में प्रीवियस ईयर में। तो पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाता हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इस पे कौन सा फार्मूला वर्क करता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ये मल्टीपल होता है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव की, जो वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी का, मींस लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब इस एक चीज का ध्यान देना है, जो लैम्डा लिया जाता है, वेवलेंथ ली जाती है, वो मीटर में कंसीडर की जाती है। ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, जहां पे वेवलेंथ हमारी किस में ली जाएगी, मीटर में। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट में होती है। ठीक है ना, हर्ट्ज में। और एक फार्मूला हमने और डिस्कस किया हुआ था, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 टाइम पीरियड के इक्वल होता है। F इक्वल टू 1/t होता है। टी क्या है, हमारा टाइम पीरियड है। इसी का रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चल गया स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। आ जाइए, अपने इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको खुद से सॉल्व करने की, बाकी फिर सॉल्यूशन आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल, ये दे रखा है हमें कितना, 320 मीटर पर सेकंड। वी दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, कितना, 320
मीटर पर सेकंड। ये हमें चाल दे रखी है, किस में, मीडियम क्या दे रखा है, एयर का, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा की बात कर रहा है, वेवलेंथ कितना दे रखा है, 640 सेंटीमीटर, 640 सेंटीमीटर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जो तरंग दैर्ध्य है, मींस की जो वेवलेंथ है लैम्डा हमारा, वो मीटर में कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होगी कि इसके जो यूनिट है इसको हम चेंज कर ले। तो 640 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 640, इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है ये जितने जीरो होते हैं उतने ही डेसिमल लेफ्ट खिसक जाता है। तो ये आपका डेसिमल अभी कहीं नहीं है तो राइट माना जाता है, ये यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास जो आ जाएगा 6.4 मीटर आ जाएगा। ये अब हमारे पास लैम्डा आ गया है यूजुअल, इसका हम आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने फार्मूले में, ठीक है ना। इतना तो हमसे पूछा क्या है इसमें, ये देखिए इसमें हमसे पूछा गया है तो इसका आवर्तकाल मीन्स इट्स टाइम पीरियड की बात कर रहा है, हमसे टी कैलकुलेट करवा रहा है। अभी हमने फार्मूला क्या देखा था कि साउंड की जो स्पीड होती है v, वो इज इक्वल टू होती है लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, साउंड की फ्रीक्वेंसी को। तो आ जाइए पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v की जगह हम कितना रखेंगे, 320, ठीक है ना। ये आ जाएगा 320, ये हमने स्पीड ऑफ साउंड रख दिया। अब लैम्डा की वैल्यू मीटर में कितना आई हमारी, 6.4, यूनिट का ध्यान देना आपको। ये आ जाएगी 6.4 इनटू फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो हम फ्रीक्वेंसी ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कोई भी चीज किसी भी इक्वेशन में राइट साइड या लेफ्ट साइड मल्टीपल में होता है तो उसको जब हम अपोजिट साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये 6.4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये देखिए 320 ये डिवाइड हो जाएगा हमारा किससे, 6.4 से। ये आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, ये डेसिमल है ना, अगर हम इस डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो ऊपर एक और जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास नीचे कितना आ गया, 64 सॉरी, ये नीचे आ गया हमारा 64। अब 64 को 3200 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार में जाएगा, तो ये 5 और एक जीरो बच जाएगा, ये 50 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई ये कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज आ गई। अब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की गई है, हमसे टाइम पीरियड की बात की गई है। तो अभी अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू होता है 1 अपान में एफ होता है। तो इस यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो 1 अपान एफ की जगह कितना रख देंगे, 50, ये आ गया। अब आप 1 को 50 से डिवाइड करके देखिए कितनी बार में जाएगा, पॉइंट लगाइए, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो ले लिया, एक और जीरो बढ़ा लिया, 100 हो गया। 50 से 100 को काटिए, 2 टाइम में गया, तो 0.02 ये सेकंड में आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि टाइम पीरियड की जो यूनिट ली जाती है कितनी होती है, सेकंड होती है। तो 0.02 सेकंड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.02 सेकंड ये टाइम पीरियड इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने आंसर मैच किया होगा, सेम आंसर आया होगा, ठीक है। आ जाइए आगे के टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन के सुनने की जो रेंज होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं। जो ह्यूमन के प्रॉपर सुनने की जो रेंज होती है वो होती है 20, देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। ये रेंज होती है। अब इसमें देखिए क्या है, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो वॉइस होती है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड वेव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 से भी ज्यादा जिनके वो होती है फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे इंफ्रासोनिक की अगर बात करें तो जैसे जानवर हो गए, डॉग्स हो गए, एलिफेंट हो गए, आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब कभी भी अर्थक्वेक आने की संभावना होती है तो सबसे पहले जानवरों को पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि जो बहुत 20 हर्ट्ज से नीचे की भी साउंड होती है उसका भी आभास ये कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें पता चल जाता है, ठीक है ना। तो डॉग्स और एलिफेंट ये क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, ठीक।
वहीं पे अगर हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें तो जो बैट होती है, चमगादड़ होती है, इसी साउंड के माध्यम से अब ट्रेवल करती है। वहीं डॉल्फिन्स वगैरह बात करने के लिए भी इसी मीडियम का इस्तेमाल करती है। कई जगह पे अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। कोई मशीन है उसमें अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो समुद्र में सोनार यूज किया जाता है वहां पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहां से एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो देखिए जो ह्यूमन का ईयर होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा आउटर पार्ट होता है ईयर का। ठीक है, एक होता है मिडिल ईयर और एक होता है इनर ईयर। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य कर्ण और मध्य और अंतः वाला। ठीक है, आप मैंने दोनों जगह दोनों फोटो लगा दी है, आप जिस मीडियम से है आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है, जो कान का बाहरी पार्ट होता है जिसको हम जिसपे ये पकड़ में आता है, जो कान का बाहरी पार्ट, इसे हिंदी में कर्ण पल्लव या फिर इंग्लिश में इसे पिन्ना बोला जाता है। तो ये वर्ड याद रखो, कई बार डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है। ठीक है, अब ये पिन्ना से थोड़ा आगे हम लोग जाते हैं ना तो यहाँ पे ईयर एयर कैनाल होती है, एक ट्यूब जैसी होती है, ये जगह होती है, इसे एयर कैनाल बोलते हैं। ठीक है, इसके अगले पार्ट में जहां से मिडिल ईयर स्टार्ट होता है वहां पे ड्रम लगा होता है। ड्रम से मतलब होता है जैसे ढोल होता है उस पे ना मेम्ब्रेन लगी होती है, झिल्ली ना, तो वो चीज लगी होती है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है ना, उसके आगे क्या होती है, छोटी छोटी 3 जो होती है बोन्स पाई जाती है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक हैमर होती है, एनविल होती है, स्ट्रेप्स होती है। ठीक है ना, तो अब मैं इसके स्ट्रक्चर में जाए तो ये क्या होता है, जब कोई भी आवाज बाहर से आती है तो ये जो हैमर जैसी जो बोन होती है ये ड्रम के जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उस पर टकराती है जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अब ये वाइब्रेशन सेंसेशन के फॉर्म में निकलता है। ठीक है ना, आगे फिर जाकर के इनर ईयर में जाता है। इनर ईयर का क्या काम करना होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है यहाँ पे इस तरह से देखेंगे ना, एक क्वाइल जैसी बनी होती है, इस तरह से क्वाइल बनी होती है, इसको बोला जाता है कौकिल्य। ठीक है ना, या हिंदी में इसका नाम क्या है, कर्णवार्त, कुछ इस तरह से नाम है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, काकिल या कर्णवात बोला जाता है। अब ये क्या काम करता है, ये जो वाइब्रेशन आ रही थी ना, साउंड डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से, इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक से में उसमें। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, जिससे क्या होता है, यहां से कुछ नर्व्स जुड़ी होती है हमारी ब्रेन से, जहां से ये इंफॉर्मेशन साउंड की, कि जैसे हमें पहचाननी हो ना कि किस चीज की आवाज आ रही है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है सॉरी, कॉकिल काम करता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका काम होता है। ठीक, हिंदी में भी आप लोग ये चीजें देख लीजिएगा, ये हड्डियों के नाम है, स्टेप्स, और ये से गोलाकार जो दे रखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा। इतने से ही हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए इस पे बेस्ड फिर मैंने क्वेश्चन ले रखा है प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया था। देखिए क्या पूछ रहा है, मानव कर्ण मतलब कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में, अभी मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है। यहाँ पे देखिए ये जो कौकिल्य हमारा है, इसी को तो बताया ना, जो गोल गोल घुमा हुआ है, ये क्या कन्वर्ट करता है, वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आज ये क्वेश्चन में देखते हैं। देखें ये देखिए, यही यही सेम चीज पूछा हुआ ना, ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कौकिल या फिर कर्णवात, हिंदी में भी इसका है आंसर। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट वांट टू चेंज अ फीएबल साउंड, फीएबल का मतलब होता है मृदु साउंड, जो होता है फीएबल साउंड, टू अ लाउड साउंड, मतलब प्रबल साउंड में कन्वर्ट करना चाहता है। फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द, तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कोई छात्र है, क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस की वृद्धि करनी चाहिए। अच्छा आप मुझे बताओ, साउंड की प्रबलता या मींस लाउडनेस की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने क्या बताया था, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड,
या फिर आयाम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड मींस आयाम पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई बच्चा है वो किसी भी साउंड की तीक्ष्णता मतलब कि प्रबलता को बढ़ाना चाहता है तो वो किस में इंक्रीज करेगा, उसके आयाम मींस उसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आ जाइए ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, बिल्कुल एम्पलीट्यूड को ही तो इंक्रीज करेगा वो। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अगर वो पिच की बात करता तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता, तो सेकंड आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, ये आंसर है नहीं। और वेवलेंथ, वेवलेंथ भी इसका आंसर है नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है ना। क्या कि आयाम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। आ जाइए आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ा कीजिए, खुद से आंसर अपने मन में रखा कीजिए, उसके बाद आंसर मैच किया करिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि प्रबलता, देखिए ध्वनि प्रबलता की बात की है, लाउडनेस की बात की है। जहां पे भी लाउडनेस की बात होगी वहां पे किसकी बात की जाएगी, एम्पलीट्यूड की बात की जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है ना। तब क्या कह रहा है, तब ध्वनि की आवृत्ति, अच्छा बताओ, जब बातें चल रही हैं एम्पलीट्यूड साउंड की, लाउडनेस की, प्रबलता की, तो वहां पे हमें आवृत्ति का तो ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। क्या कह रहा है, तब ध्वनि की आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति इंक्रीज होगी, हमें क्या पता भाई, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंसीडर किसको करना है, ध्वनि की प्रबलता को। ये तो सारा कुछ रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से ना। तो हम लोग ध्वनि की आवृत्ति से बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो वो क्या होगी, समान रहती है, ठीक है ना, रिमेन सेम। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछा गया है लाउडनेस के बारे में, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये जो रिमेन रहेगा वो क्या रहेगी, इसकी आवृत्ति अगर कोई पूछेगा तो वो सेम बनी रहेगी, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए अपने कुछ अगले क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा देखिए कह रहा है शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज क्षीण होती है। आपने देखा होगा शेर का, टीवी वगैरह में सुना होगा कि बहुत तगड़ी लाउड आवाज होती है उसकी। वहीं पे अगर पक्षियों की बात करें तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तीक्ष्ण होती है, ठीक है ना। तो इस पे किसका होता है, किसका अभाव होता है, किसका डिपेंडेंसी होती है, किस पे ये डिपेंड होता है। तो देखिए जब भी कभी भी प्रबलता की बात की जाएगी तो एक चीज याद रखना है कि एम्पलीट्यूड की बात की जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला इसका आंसर है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन इज हायर। तो फ्रीक्वेंसी की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दहाड़ अगर लाउडनेस बढ़ा रहा है तो वहां तो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड आंसर होगा हमारा, तो पहला आंसर तो नहीं हो सकता। कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन एंड द बर्ड साउंड इज सेम। अब सेम है नहीं है इस पे भी कुछ हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन को फोकस करके चलना है, यहाँ लाउडनेस की बात की गई है। अब अगला कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन, मतलब शेर के दहाड़ का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, इज लार्जर एंड कंपेयर टू बर्ड साउंड। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो साउंड इसकी लायन के जो रोर मतलब दहाड़ की जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बर्ड साउंड, ठीक है। तभी तो वो जाकर के उसकी आवाज थोड़ी प्रबल लगती है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अपने अगले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अब कथन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अ ढोल मतलब एक ड्रम है प्रोड्यूस अ लो पिच साउंड वाइल अ पियानो प्रोड्यूस हाई पिच साउंड। आप लोगों ने अगर उसका ढोलक और पियानो की आवाज सुने होंगे तो पिच देखा होगा आप लोगों ने, जो पियानो होती है उसकी पिच हाई होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है, वहीं पे जो हमारा ढोल होता है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है ढोल निम्न तारत्व का होता है, सही बात है। वहीं पे जो हमारा पियानो होता है उच्च तारत्व का होता है, ये भी सही बात है। इसका मतलब हमारा जो अभिकथन है, असर्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन क्या दे रहा है वो हम देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कंपन करती हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है, सही बात है। अभी हमने बताया है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वही तो लाउडनेस को डिसाइड करता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो रीजन दे रखा है ये भी सही है, लेकिन क्या मुझे ये बताओ
जो असर्शन है और रीजन है, रीजन किसी भी तरीके से असर्शन के बारे में कुछ कह रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे देखो असर्शन में तो तारतम्य मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी की बात की गई है और पिच की बात की गई है, यहाँ तो एम्पलीट्यूड की बात की गई, मतलब दोनों चीजें सही है लेकिन दोनों अलग अलग है, ये कोई एक दूसरे के रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए कहां पे दे रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आज के टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो हमारा साउंड का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कुछ जो और चैप्टर बचे हुए हैं उन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।